तो एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल KRC। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। तो चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन सेट 4। ये जो समान अध्ययन है आपके सभी स्टेट PCS के लिए BAR, SSC, BPSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज हम सेट 4 आपके साथ लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, 1986। दोस्तों आप लोग भी इसे बनाते चलेंगे, मैं 10 सेकेंड के अंदर में आंसर बताऊंगा, तो आप लोग पहले भी टिक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितना सही किया है। तो 1986 से एक और फैक्ट मैं आप लोग को बता दूं कि भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण पारित हुआ था। ठीक है, 24 दिसंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसीलिए हम लोग प्रत्येक 24 दिसंबर को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस भी मनाते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र, कृत्रिम मतलब कि जिसे मनुष्य ने बनाया, मैन मेड बोल सकते हैं, और एक होता है नेचुरल। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कृत्रिम पारितंत्र है कौन। तो दूसरा का आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन डी, बगीचा। बगीचा इसलिए क्योंकि बगीचा को मनुष्य बना सकता है, तैयार कर सकता है, लेकिन वन, झील और समुद्र जो है ये क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो इसका आंसर जो है वो इस बुक में जलवाष्प दिया गया है। तो ये बुक ऑथेंटिक है इसलिए मैं इसे काटूंगा नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर। बट आप लोग इसे बताइएगा, ग्रीन हाउस के लिए सर्वाधिक इफेक्ट करने वाली गैस जो होती है मेरे ख्याल से ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन गैस जो है वो इसमें आते हैं? तो मैं सारे गैसों को बता देता हूँ। एक तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, हंसाने वाली गैस जो होती है। दूसरा होता है CFC होता है। तीसरा होता है CO2, ठीक है। चौथा मीथेन गैस CH4 होता है, और इसमें जलवाष्प भी रहते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है ना ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रभावी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत के मुख्य भूमि का, यहाँ लगा दिया क्या? मुख्य भूमि। अगर डायरेक्ट पूछता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो इसका आंसर दूसरा होता। क्वेश्चन को समझ के ही अब आंसर टिक करना है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो कन्याकुमारी होगा। ठीक है ना, 4 का आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी। लेकिन अगर इसके बारे में अगर हम डायरेक्ट पढ़ें कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो चलिए कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि भारत का जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन कौन से हैं। तो उत्तर में क्या होगा? उत्तर में जो है इंदिरा कॉल, आप लोग जानते हैं इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इधर इंदिरा कॉल हो जाएगा। पूरब में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी है, किबूथी। ठीक है, किबूथी। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सर क्रीक, जो गुहर माता के पास है। ठीक है ना, गुहार माता के पास है सर क्रीक, गुजरात में। ठीक, तो ये आपका पॉइंट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इसका आंसर बी होगा, कन्याकुमारी। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? VBI क्वेश्चन है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए क्या मतलब कि एलिजिबिलिटी है। तो वैसी जगह जहाँ पर वर्षा जो है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ पर क्या होता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, जो आपके असम, पश्चिमी घाट एवं तमिलनाडु साइड के एरिया में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं।
ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है, तो सर्वाधिक भाग में पाया जाने वाला जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। फर्स्ट नंबर है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। नंबर 1 है कथन। दूसरा कथन देखते हैं, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। दूसरा, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो 6 का आंसर जो होगा केवल एक सही है, मतलब हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। लेकिन दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 1 कथन सही है, दूसरा गलत है। ठीक, नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय का मतलब दक्षिणी भारत की नदी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी। तो अब देख लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो आपका हो जाएगा ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। ठीक है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर ताप्ती, नर्मदा, सिंधु नदी भी गिरती है अरब सागर में, आपको याद होना चाहिए। पूर्णा नदी, साबरमती और माही नदी। ठीक है ना, और माही नदी, ये जो सारी नदियां हैं अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, चाय की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगूर। तो जलोढ़ मिट्टी में तो होगा नहीं, आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी कपास के लिए पाई जाती है। क्षारीय मिट्टी में चाय की खेती नहीं होगी, तो 8 का आंसर जो होगा वो अम्लीय होगा। ठीक है ना, अम्लीय होगा। 8 का आंसर क्या होगा, अम्लीय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अम्लीय मिट्टी में चाय की खेती की जाती है। अब चाय के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट। भारत में चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो असम में होती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। और विश्व में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ पर होती है, विश्व में। तो विश्व में नंबर 1 चाय का जो उत्पादन करता है वो है चीन। ठीक है, चीन। और सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला चाय का तो वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला तो वो है भारत, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ चाय की खपत होती है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, कैसे होता है। तो 9 का जो आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। मानसून निवर्तन जो होता है वो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है ना, होता है। तो मानसून के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मानसून शब्द का नामकरण किसने किया था। ये VVI क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो मानसून शब्द की खोज जो की थी अल मसूदी ने किया था। किसने किया था, अल मसूदी। अल मसूदी नामक व्यक्ति ने मानसून की खोज की थी। और भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, तो केरल में आता है, जून के प्रथम सप्ताह में। ये भी आपको याद रखना है। केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेनेजुएला की राजधानी क्या है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है। तो वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। तो कराकस इसकी राजधानी है, लेकिन इसकी करेंसी को भी देख लेते हैं। तो वेनेजुएला की करेंसी क्या है, तो बोलीवर। क्या है, बोलीवर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और वेनेजुएला जो है किस महादेश में पड़ता है। कॉन्टिनेंट का नाम अगर पूछ दे कि वेनेजुएला कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका में। तो ये हो गए वेनेजुएला से जुड़े फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज का 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। भारत, जैसे कि भारत में चक्रवात होता है, चीन में टाइफून बोलते हैं, मतलब चक्रवात को ही अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो भारत में चक्रवात ही बोलते हैं, चीन में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, अमेरिका में बोगियो, जो कि बिल्कुल गलत है।
अमेरिका में हम चक्रवात को क्या बोलते हैं, तो हरिकेन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, हरिकेन। अमेरिका में चक्रवात को क्या बोलते हैं, हरिकेन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा अमेरिका बोगियो, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, सुमेलित नहीं है। अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं, तो हरिकेन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। कोरल रीफ मतलब मूंगा की पर्वत, उसी को हिंदी में बोलते हैं। परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये जो कोरल रीफ और परवाल भित्ति है मुख्यतः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। ऑप्शन सी सही होगा 12 का, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। सबसे बड़ा परवाल भित्ति विश्व में कौन सा है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी करेंसी क्या है, तो डॉलर है, ठीक है, करेंसी क्या है, डॉलर है। और अमेरिका को ही हम लोग प्यासी भूमि के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्यासी भूमि के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, तो डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को हम लोग डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है, ठीक है। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मूल कर्तव्यों से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध क्या है, मूल कर्तव्यों से है। तो मूल कर्तव्य जो है ना, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही मूल कर्तव्य जो पहले वर्तमान में मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही इसमें 11वां मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। तो 11वां मूल कर्तव्य जो है कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, तो 6 से 14 वर्ष की, मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उसके माता पिता द्वारा ये फैक्ट लगा हुआ है, माता पिता द्वारा प्राथमिक शिक्षा देना है, ठीक है। ये प्रावधान किया गया था 11वें मूल कर्तव्य में। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। और मूल कर्तव्य जो है किस भाग में है, ठीक है, मूल कर्तव्य भाग 4 के क में है, भाग 4 के क में है। और अनुच्छेद अगर पूछे आपसे तो 51 के क में है। और मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से। कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से। चलिए आप सुनते रहिए, मेरे लिखावट पर ध्यान मत दीजिए। कहाँ से लिया गया, तो सोवियत संघ से लिया गया। सोवियत संघ मतलब वर्तमान में रूस बोलते हैं। और रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को, ठीक है। और रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल और शतरंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फैक्ट बताएंगे तो बहुत सारे फैक्ट मैं बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, न्यायोचित एवं माननीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। मातृत्व सहायता, ठीक है, क्या बोल रहा है कि न्यायोचित मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। VBI क्वेश्चन है, बहुत कम ही बच्चे इसको जानते होंगे। तो 14 का आंसर जो होगा वो सी होगा, अनुच्छेद 42। VBI क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले क्वेश्चन के लिए आपको पूरे डिटेल्स पता होने चाहिए, तभी आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट कथन देखते हैं, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। क्या ये सही है, आप लोग बताएं। बिल्कुल गलत है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए। क्या 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए, ठीक है। दूसरा है फैक्ट, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पश्चात अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे कि क्या ये सही है। तो आपको बताना है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पश्चात अपने पद पर बना रहता है, नहीं। अगर यह इसका 65 वर्ष हो गया या 6 वर्ष जो भी पहले हो गया उस अनुसार ये रिटायर होगा, तो ये भी दूसरा नंबर भी फैक्ट गलत है। तीसरा देखते हैं, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, तो ये भी गलत है। राष्ट्रपति इसका निर्धारण नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी।
मतलब इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, सारे गलत है। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और इसका जो पूरा अनुच्छेद है महानियंत्रक लेखा परीक्षा का 148 से 151 तक है। इसमें पूरा डिटेल इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसे राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है, लेकिन अगर आपको महानियंत्रक लेखा परीक्षक को हटाना हो तो कैसे हटा सकते हैं? तो दोनों सदनों के समावेदन से ही इसको हटाया जा सकता है। जब लोकसभा और राष्ट्रपति का दोनों का समावेदन हो तभी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रक लेखा परीक्षक को हटा सकते हैं। ठीक है, और एक और फैक्ट जान लेते हैं कि सेवानिवृत्ति अगर इसका हो जाता है महालेखा परीक्षक का, तो वो कहीं भी कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, कहीं भी कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। तो ये थे फैक्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपका, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ठीक है, अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 16 का आंसर क्या होगा? 16 का आंसर सी है। 16 का आंसर सी, मतलब 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन आपका, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में, मतलब ये एक न्यायिक अधिकार है रीट जारी करना। तो रीट जारी जो करता है उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जो है ना रीट जारी कर सकता है। और रीटों की संख्या कितनी है? तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट को, एचसी को रीट जारी करना हो तो वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करेगा? तो अनुच्छेद 226 के तहत। हाई कोर्ट करेगा 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो ये 5 प्रकार जो रीट होते हैं उस रीटों को हम बता देते हैं कौन कौन होते हैं। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध लेख एवं पांचवा जो होता है अधिकार परीक्षा। ये पांचों जो रीट है यही दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, अपने अनुच्छेद के अनुसार। तो अनुच्छेद मैंने बता दिया, आप लोगों को याद ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ था? ठीक है, तो दल बदल अधिनियम जो था 1985, ऑप्शन बी राइट है, 1985 के तहत संशोधित किया गया था। दल बदल अधिनियम अब किस भाग में है इसको भी याद करना जरूरी है। तो अनुसूची बताना है। दल बदल अधिनियम जो है किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। किस में है? 10वीं अनुसूची में है। और इसे किस संविधान संशोधन के तहत? 51वां संविधान संशोधन। ठीक है ना, 51वां संविधान संशोधन, 52वां नहीं, 52वां 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को जोड़ा गया था, इसमें पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? तो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो किया गया था, ठीक है, 1919 के द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान, अगर यही पूछ दे कि अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान कब किया गया था तो इसका आंसर 1909 हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 74 में क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 74 में है जो ना मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रिपरिषद का जो मेन सदस्य अध्यक्ष होता है वो जो होता है प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा 75 में और अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकालीन शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? ठीक है,
वीवीआई क्वेश्चन, ये उपनाम दिया गया है। लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम किस देश को कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है वो सियोल है, सियोल। और इसकी मुद्रा क्या है? तो वान बोलते हैं, वान। ठीक है, और जापान की राजधानी आपको पता है, जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो एन है। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो युआन है, युआन। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है बाहत है, बाहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 का आंसर क्या होगा? विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को, ये आप सभी को याद होगा। उसके बाद है इसमें 28 फरवरी, ऑप्शन ए को देखते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, डॉक्टर सीवी रमन के जन्म दिवस पर। ठीक है, उसके बाद है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है ये, बहुत कम ही लोगों को पता होगा। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसमें देखिए सूरत अधिवेशन 1907 में कहाँ हुआ था? तो सूरत अधिवेशन सूरत में ही हुआ था 1907 में। इसमें क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल के बीच बंटवारा हो गया था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी, रास बिहारी बोस ने किया था। मद्रास अधिवेशन 1908 जो हुआ था वो भी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 की जो अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, तो स्वदेशी और बहिष्कार का आंसर क्या होगा? बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? ठीक है, कांग्रेस की कार्य समिति में, ठीक है, भारत का विभाजन जो है ना 14 जून 1947 को प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है ना, 14 जून 1947 को अधिवेशन था, दिल्ली अधिवेशन। किस अधिवेशन में? तो कहीं कहीं पूछ भी सकता है, तो दिल्ली अधिवेशन। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन, ठीक है, तो प्रथम बैठक का आयोजन जो किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो 25 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कहाँ से कहाँ था इसको ध्यान में रखेंगे हम। तो लॉर्ड वेवेल जो था 1944 से लेकर 47 तक था लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और दूसरा क्वेश्चन बना के पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में एक और घटना हुई थी। ठीक है, शिमला समझौता। क्या हुआ था? शिमला समझौता। तो शिमला समझौता जो हुआ था कब हुआ था? 1945 में। ये फैक्ट बराबर पूछता है, इसको याद रखेंगे। शिमला समझौता कब हुआ था? 1945 में, लॉर्ड वेवेल के। और एक शिमला समझौता नहीं, शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, सॉरी, तो शिमला सम्मेलन जो था, मैंने बोलने में कहीं गलती किया हो, पहले सम्मेलन हुआ था शिमला, ये वाला सा होगा, शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो शिमला सम्मेलन जो हुआ था 1945 में, पहले सम्मेलन हो गया और उसके बाद शिमला समझौता हुआ था। तो समझौता 1972 में हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। सम्मेलन पहले हुआ था, उसके बाद समझौता हुआ 1972 में। ठीक है, तो शिमला के नाम पर 2 क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए। तो शिमला सम्मेलन 1945 में लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? ठीक है, तो फांसी जो हुआ था मंगल पांडे को कब हुआ था? तो 26 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। मंगल पांडे जो थे
कौन से टीम के मतलब कि ये सिपाही थे, तो 34वीं इन्फेंट्री टीम के थे ये, 34वीं इन्फेंट्री टीम के थे ये सैनिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं रहा। तो बहावी आंदोलन जो हुआ था बंगाल और बिहार में हुआ था, बंगाल बिहार में हुआ था। तो बंगाल बिहार में हुआ था तो इसमें संयुक्त प्रांत आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, लेकिन असम इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, असम, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो है वो है वीएस नायपल, VVI क्वेश्चन। वीएस नायपल की एक आध पुस्तक और जान लेते हैं, तो हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ इनका एक पुस्तक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। और दूसरा है इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट, ठीक है, इन ए फ्री स्टेट इनका पुस्तक है, दो पुस्तक। और एक ये हो गया एरिया ऑफ डार्कनेस। तो 3 क्वेश्चन आपको ये बता दिए मैंने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूरत की संधि कब हुई थी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है सूरत की संधि कब हुई थी। तो सूरत की संधि जो हुआ था 1775 में, ठीक है। सूरत की संधि कब हुई थी 1775 में, तो A का 4 हो जाएगा। पूना की संधि कब हुई थी, ठीक। तो पूना की संधि जो हुई थी, बी का आंसर हम देखते हैं, बी का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का आंसर 2 हो जाएगा 1803 में। और पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि इसका हो गया था, सी का आंसर 3। 1 मिनट, इसका आंसर मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, 29 का सी होगा, सॉरी। इसका आंसर जो होगा आप देख लीजिए, A का 4 होगा। सूरत की संधि 1775 में सही है। B का 3 होगा। पूना की संधि जो है 1817 में हुआ था, ये भी सही है। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, ये भी सही है, ठीक है। पुरंदर की संधि 1665 में। और देवगांव की संधि कब हुई थी। तो 1803 में। देवगांव की संधि कब हुई थी 1803 में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि सूरत की संधि किसके किसके बीच हुई थी। तो सूरत की संधि जो हुई थी रघुनाथ राव एवं अंग्रेज के बीच हुई थी, रघुनाथ राव एवं अंग्रेज के बीच हुई थी। पूना की संधि जो हुई थी वो हुआ था बाजीराव सेकंड एवं अंग्रेज के बीच, बाजीराव सेकंड के बीच और अंग्रेज के बीच, ठीक है। और ये पुरंदर की संधि जय सिंह फर्स्ट एवं शिवाजी के बीच हुआ था, ये आप लोग को पता है। पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह प्रथम एवं शिवाजी के बीच हुआ था। और देवगांव की संधि भी हुआ था, ये भी मतलब मराठों एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था, मराठों एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गुप्त काल के बारे में जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो इसका आंसर जो होगा, गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी जो है मृच्छकटिकम पुस्तक से मिलती है। किससे मिलती है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक कौन थे, मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक जी थे। मृच्छकटिकम का कौन था, शूद्रक था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था, ठीक है, मुद्रा राक्षस, ये आप लोग बताएंगे मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे। और राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक मैं बता देता हूँ कलहन थे। और गार्गी संहिता के लेखक गार्गी मुनि थे, गार्गी मुनि, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो कलिंग शासक खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन बी सही होगा, जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, ठीक है, कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख किस शासक से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो 32 का आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त। 32 का आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण भारत में स्थित कैलाश मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया। दक्षिण भारत में पूछ रहा है, कैलाश मंदिर दो है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव शासक ने करवाया था, ठीक है।
पल्लव शासक कौन था? तो नरसिंहवर्मन सेकेंड। कौन था? नरसिंहवर्मन सेकेंड। और पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। कांचीपुरम। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि महाराष्ट्र में या एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखेंगे, नहीं तो आपके गलत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो चंद्रगुप्त के विषय में यह एरियन ने लिखा है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, एरियन एक लेखक थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ गया। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो है ना मनुष्य के कान पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन बी सही होगा, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल जो बेल का 10वां भाग होता है, बेल का 10वां भाग डेसिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आइरिस होता है। हिंदी में इसे हम परितारिका बोलते हैं। ठीक है ना, परितारिका, परितारिका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्वेश्चन। रक्त की अशुद्धियाँ जो है किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? रक्त की अशुद्धियाँ जो है ब्रिक में जाकर छनती है। ऑप्शन बी सही होगा 37 का, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ब्रिक की इकाई क्या होती है। ब्रिक की जो इकाई होती है वो क्या होती है? तो नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, और ब्रिक का जो भार कितना होता है? तो ब्रिक का भार जो होता है ना 140 से 150 ग्राम होता है। ठीक है, 140 से 150 ग्राम होता है। अगर पूछे कि यकृत का भार कितना होता है, तो यकृत का भार जो होता है ना 1.5 से 2 kg होता है। ठीक है, 1.5 से 2 kg होता है। और हृदय का भार जो होता है 250 से 300 ग्राम होता है। 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 55 से 60%। ठीक है, 38 का आंसर सी है, जो कि हमको तो गलत लग रहा है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 40% भाग प्लाज्मा होता है। ये ऑप्शन बी होना चाहिए था। ऑप्शन बी 40 से 50%। आप लोग देख लीजिएगा, मैं गलत नहीं करूँ, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ है कि रक्त का 40% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। आप लोग अगर सही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर क्या सही होगा। मेरे हिसाब से 40% होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक पौधे में पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, मतलब पुष्प के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है पौधे में? ठीक है, तो 39 का आंसर डी होगा, फ्लोरिजीन। फ्लोरिजीन। ठीक है, फ्लोरिजीन के कारण पौधे में पुष्प होते हैं। और जिब्रेलिन क्या होता है? फल फूल ये जो होते हैं ना पौधे में फल बनाने का काम जिब्रेलिन का होता है। उसमें पत्तियाँ, डांडियाँ, ये सारे चीज़ को वृद्धि कराता है जिब्रेलिन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज जो है ना डार्विन ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑक्सिन हार्मोन एक पादप हार्मोन है जिसकी खोज किया था डार्विन ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष जो होता है परावर्तन के कारण भी होगा, अपवर्तन के कारण भी होगा और विक्षेपण के कारण भी होगा। तो इसमें आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। और इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक होता है। ठीक है, तो आपको प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम ससंजक बल बोलते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? हम ससंजक बल बोलेंगे, ससंजक बल। जैसे कि पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता है या पानी पर नहीं चिपकता है,
इसलिए पारा क्या है, एक ही वस्तु पर लग रही है, इसलिए ये ससंजक बल का उदाहरण है। असंजक बल क्या होता है, दो अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम असंजक बल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि चौक से लिखने पर बोर्ड पर अक्षर उभर कर आते हैं, पानी के कांच में चिपकना, ठीक है। तो ये सारे असंजक बल के उदाहरण हो जाएंगे। मतलब जहाँ दो वस्तु लग गया वो असंजक हो गया, जहाँ एक वस्तु पर लगेगा वो ससंजक बल के। तो ससंजक बल, पृष्ठ तनाव जो है ना, ससंजक बल के उदाहरण के कारण ही होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं लोग 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अभिकारक। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। क्षारक को मतलब जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है। तो 43 का आंसर ए हो जाएगा, OH प्लस आयन, OH माइनस, OH निगेटिव आयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, नींबू के रस का pH मान कितना होता है। तो नींबू के रस का pH मान जो होता है, 44 का आंसर बी हो जाएगा, 2.2, ऑप्शन बी, ठीक है। रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। लार का pH मान कितना होता है, 6.5 होता है, ठीक है। समुद्री जल का pH मान अगर पूछता है तो समुद्री जल का pH मान जो होता है 8.4 होता है। मूत्र का pH मान अगर पूछे तो 4.8 होता है, ठीक है ना। जस्ट समुद्री जल का उल्टा 4.8 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह से पूछे अग्नाशय रस, ठीक है, उसका कितना होता है, 7.7 होता है, ठीक है, 7.7। शराब का कितना होता है, 2.8 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और pH मान का जो आविष्कार किया था सोरेनसन ने किया था। pH मान का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है। तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है कम घनत्व या अल्प घनत्व के कारण होता है। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, श्यानता के कारण, ठीक है। श्यानता के कारण बादल और वायुमंडल का तैरना होता है, ठीक है। या इसका आंसर अल्प घनत्व भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्प घनत्व, कम घनत्व के कारण बादल ये तैरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो छाया में पनपने वाले पौधे को हम सीओफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीओफाइट्स बोलते हैं। और हेलोफाइट्स जो होते हैं, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हेलोफाइट जो होते हैं, नमकीन क्षेत्र में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट बोलते हैं। और लिथोफाइट जो होता है ना, वो पहाड़ों पर उगने वाले को लिथोफाइट, पर्वतों पर लिखने वाले उगने वाले पौधे को लिथोफाइट बोलते हैं। और हेलोफाइट टुंड्रा प्रदेश के, हेलो जो होता है ना, टुंड्रा प्रदेश के क्षेत्र में उगने वाले पौधे को हम हेलोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन दो देशों के बीच है। मेनरहीन रेखा, तो मेनरहीन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है, रूस एवं फिनलैंड के बीच। रूस की राजधानी मॉस्को और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है ना 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को, ठीक है। और 17 मई को जो हम लोग मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो 49 का आंसर ए होगा, 2007 में। नेक्स्ट है आज का 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है। तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो है CPI है, ठीक है ना, CPI। ये था आज का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब, तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश
तो पहला उपदेश जो है ना सारनाथ में दिया, और सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, इसमें पुनर्जन्म की मान्यता दी गई है। ठीक है ना, पुनर्जन्म की। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ठीक। और बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की घटना को उपसंपदा कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था, आम्रपाली को। नेक्स्ट है, सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? तो सर एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और उस समय राजा जो थे वो अजातशत्रु थे। नेक्स्ट है, दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। अध्यक्ष उस समय सवाकामी थे और वहाँ के राजा कालाशोक जी थे। नेक्स्ट तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे और राजा अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। उस समय स्थान जो था कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र जी थे और राजा था कनिष्क था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर जो थे अरिष्टनेमी और 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली बिहार में। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में, ये भी बिहार में ही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत रिजुपालिका नदी, ठीक है, के तट पर साल नामक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो चंपा थी और महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उनके दामाद जामिल बने थे, दामाद। अब जैन संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे अस्तुल भद्र। ठीक है। और द्वितीय जैन संगीति जो हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था। उस जगह का नाम था वल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है, और अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। ठीक है। तो ये आज का सेशन है, सेट 4 कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ये सेट कैसा लगा? थोड़ी बहुत अगर मेरे से भूल चूक होती होगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और मैंने जिन क्वेश्चनों पर गलत मार्क किए हैं आप लोग ज़रूर एक बार देखिएगा, उसको खोज के ज़रूर बताइएगा कि वो दोनों क्वेश्चन सही है कि गलत है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा ताकि और सारे बच्चों को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपने लक्ष्य के प्रति आश्वस्त रहें, विश्वास रखें। आपकी जो परीक्षाएं होंगी उनमें आप सफल ज़रूर होंगे। धन्यवाद।